मध्य वर्ग क्यों संघर्ष करता रहता है? मध्य वर्ग हमेशा पैसे की तंगी से जूझता रहता है। उनकी मूल आय वेतन से होती है। जब उनका वेतन बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ जाते हैं। उनके खर्च भी वेतन बढ़ने के अनुपात में बढ़ जाते हैं। इसलिए इसे चूहा दौड़ कहा जाता है। वे आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने मकान को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। कर्ज से लदे वर्तमान समाज की बुनियाद में दो चीजें हैं। पहली, अपने मकान को निवेश मानने की आदत, और दूसरी यह दर्शन की तनख्वाह बढ़ने का मतलब यह है कि आप एक ज्यादा बड़ा मकान खरीद सकते हैं या ज्यादा खर्च कर सकते हैं। बढ़े हुए खर्च की वजह से लोग ज्यादा कर्ज और ज्यादा वित्तीय अनिश्चितता में डूब जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि वे अपनी नौकरियों में तरक्की कर रहे हों और उन्हें वेतन वृद्धि नियमित रूप से मिलती जा रही हो। यह बहुत जोखिम भरी जीवन शैली है और इसका मूल कारण वित्तीय शिक्षा का अभाव है। हाल में नौकरियों की भारी कटौती से साबित हो चुका है कि मध्यम वर्ग आर्थिक दृष्टि से कितने असुरक्षित हाल में है। कंपनियां पारंपरिक पेंशन योजनाओं की जगह पर 401 योजनाएं ला रही है। सामाजिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से खतरे में है और रिटायरमेंट के स्रोत के रूप में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मध्य वर्ग के लिए दहशत भरा माहौल बन चुका है। आज म्यूचुअल फंड्स लोकप्रिय हैं क्योंकि उन्हें सुरक्षित माना जाता है। औसत म्यूचुअल फंड्स खरीदने वाले लोग टैक्स चुकाने और मार्गेज भरने, अपने बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए बचत करने और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उनके पास निवेश के अध्ययन का समय नहीं रहता, इसलिए वे किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं। इसके साथ ही चूंकि म्यूचुअल फंड में कई अलग अलग प्रकार के निवेश शामिल होते हैं, इसलिए वे महसूस करते हैं कि उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह डाइवर्सिफाइड है। यह शिक्षित मध्यम वर्ग म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और वित्तीय नियोजकों द्वारा फैलाई गई मान्यता से यकीन करता है। खेल को सुरक्षित तरीके से खेलो, जोखिम से बचो। असली विडंबना यह है कि शुरुआती वित्तीय शिक्षा की कमी से ही वह जोखिम उत्पन्न होता है जिसका सामना औसत मध्यम वर्गीय लोग करते हैं। वे खेल को सुरक्षित ढंग से इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ रूप में तंग होती है। उनकी बैलेंस शीट्स दरअसल संतुलित नहीं होती, इसके बजाय वे दायित्वों से भरी होती है और उनमें आमदनी देने वाली असली संपत्तियां नहीं होती। आमतौर पर उनकी आमदनी का इकलौता स्रोत उनकी तनख्वाह होता है। उनकी जीविका पूरी तरह से उनकी नियोक्ता पर निर्भर करती है। इसलिए जब वो जीवन में एक बार आने वाले सच्चे मौके सामने आते हैं तो ये लोग उनका लाभ नहीं ले पाते क्योंकि वे बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं और कर्ज में गले तक डूबे हैं। जैसा कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि किसी संपत्ति और दायित्व के फर्क को पहचाना जाए। एक बार जब आप फर्क समझ लेते हैं तो इसके बाद आमदनी देने वाली संपत्तियां खरीदने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह अमीर बनने के मार्ग पर शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करते रहेंगे तो आपकी संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। दायित्व और खर्च को कम रखें ताकि संपत्ति वाले कॉलम में डालते रहने के लिए अधिक पैसा रहे। जल्दी ही आपकी संपत्ति की बुनियाद इतनी गहरी बन जाएगी कि आप ज्यादा जोखिम भरे निवेशों की ओर देखने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसे निवेश जिन पर 100% से लेकर असीम लाभ तक हो सकता है, यानी $5000 की निवेश जो जल्द ही $10 लाख या अधिक के हो जाते हैं। वे निवेश जिन्हें मध्य वर्ग बहुत जोखिम भरा कहता है। वित्तीय दृष्टि से साक्षर व्यक्ति के लिए वह निवेश खतरनाक नहीं होता है। एक कर्मचारी के रूप में जो एक मकान का मालिक भी है, आपके कामकाजी प्रयास आमतौर पर इस तरह होते हैं। सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत करने के साथ समस्या यह है कि इन तीनों कंपनी, सरकार और बैंक में से प्रत्येक आपकी ज्यादा मेहनत का ज्यादा बड़ा हिस्सा लेता है। आपको यह सीखने की जरूरत है कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। एक बार जब आप अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय ले लेते हैं, यानी ज्यादा बड़ी तनख्वाह के बजाय संपत्तियां इकट्ठी करने पर अपने प्रयास केंद्रित कर लेते हैं, तो फिर अपने लक्ष्य कैसे तय करें? अधिकतर लोगों को अपनी नौकरी करनी होगी और संपत्तियां इकट्ठी करने के लिए अपने वेतन पर भरोसा करना होगा। जब उनकी संपत्तियां बढ़ती हैं, तो वे अपनी सफलता का आकलन कैसे करें? किसी को यह कैसे पता चले कि अब वे अमीर हैं या अब उनके पास दौलत है? संपत्तियां और दायित्वों की परिभाषाओं के साथ साथ दौलत की भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे आर बंकमिन्स्टर फुलर से उधार लिया है। कुछ लोग उन्हें नीम हकीम कहते हैं और बाकी उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। वर्षों पहले उन्होंने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए आवेदन देकर आर्किटेक्ट्स को हैरान कर दिया था। उस आवेदन
आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में कुछ कहा था। पहली बार पढ़ने पर मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन कई बार पढ़ने के बाद मतलब समझ में आने लगा। दौलत इंसान की आगे कितने दिनों तक जिंदा बचे रहने की योग्यता है, यानी अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो मैं कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता हूं। यह नेटवर्थ से भिन्न है, जो आपकी संपत्तियों और दायित्वों के बीच का अंतर है। नेटवर्थ में अक्सर किसी व्यक्ति के महंगे बेकार सामान भरे होते हैं और उन सभी का परिकल्पित मूल्य जोड़ लिया जाता है। फुलर के परिभाषा से आपको आकलन का सचमुच सटीक पैमाना मिल जाता है। अब मैं हिसाब लगा सकता था और जान सकता था कि आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के अपने लक्ष्य के संदर्भ में मेरी स्थिति क्या थी। नेटवर्थ में अक्सर ऐसी संपत्तियां भी आ जाती हैं जिनसे आमदनी नहीं होती, जैसे वह चीज जिसे आपने खरीदा था और जो अब आपके गैराज में खड़ी है। मगर दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितने पैसे कमा रहा है, यानी आर्थिक दृष्टि से आप कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत व्यय वाले कॉलम और संपत्ति वाले कॉलम से प्राप्त कैश फ्लो का तुलनात्मक आकलन है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं मेरी संपत्ति वाले कॉलम में मुझे हर महीने $1000 का कैश फ्लो मिलता है और मेरा मासिक खर्च $2000 है। मेरे पास कितनी दौलत है? बकमिन्स्टर फुलर की परिभाषा पर लौटते हैं। उनकी परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं आगे कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ? अगर हम एक महीने में 30 दिन मान ले तो मेरे पास आधे महीने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो है। जब मुझे अपनी संपत्तियों से $2000 मासिक कैश फ्लो मिलने लगेगा तो मैं दौलतमंद बन जाऊंगा। हालांकि मैं अब तक अमीर नहीं बन पाया हूँ, लेकिन दौलतमंद जरूर बन गया हूँ। हर महीने मेरी संपत्तियों से मुझे इतनी आमदनी मिलती है कि मेरा महीने का खर्च आराम से चल जाता है। अगर मैं अपने खर्च बढ़ाना चाहता हूँ तो दौलत के इसी स्तर को कायम रखने के लिए पहले मुझे अपना कैश फ्लो बढ़ाना होगा। यह भी ध्यान दे कि इस बिंदु पर मैं अपने वेतन पर निर्भर नहीं हूँ। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है और इसमें सफल रहा हूँ, जिसकी बदौलत मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुका हूँ। अगर मैं आज कुछ भी ना करूँ तब भी मेरी संपत्तियों से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरी मासिक खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्तियों से प्राप्त कैश फ्लो का जो हिस्सा महीने के अंत में बच जाता है उसे दोबारा संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दूं। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज्यादा पैसा जाएगा, संपत्ति वाला कॉलम उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। मेरी संपत्तियां जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उनसे मिलने वाला कैश फ्लो भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और जब तक मैं अपने खर्च को इन संपत्तियों से मिलने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूँ, तब तक मैं ज्यादा दौलतमंद बनता रहूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरिए से हो रही है। जब तक पुनर्निवेश की यह प्रक्रिया जारी रहती है, तब तक मैं अमीर बनने की राह पर अच्छी तरह चल रहा हूँ। बस इस तरह सरल सबक को याद रखें। तो मैं अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना कैसे शुरू करूँ? जवाब क्या है? अगले अध्याय में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक की बात सुने।